नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बात करेंगे कोरोना संक्रमण की, जहां पर देश कोरोना संक्रमण के जिस कहर से जूझ रहा है उसमें उम्मीद एक बड़ी किरण यहां हमारे पास है कोरोना रोधी टीके के रूप में। वैसे तो सरकार ने अब तक कई विदेशी टीकों को भी हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीकाकरण अभियान का दारोमदार मुख्य रूप से दो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से है। उधर कोरोना जो कि देश में हालात बने हुए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी लगातार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश संकट के समय में है और ऐसे में समय में जो मूक दर्शक नहीं हो सकता है। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहा है। वैक्सीन पर सवाल करते हुए कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। कोरोना वैक्सीन की कीमतें केंद्र, राज्य और निजी अस्पतालों के लिए अलग अलग क्यों है, यह भी लगातार सवाल उठ रहा है। वैक्सीन की कीमतों में अंतर का तर्क क्या है, सरकार बताए, इसको लेकर सवाल किया गया है। सरकार के पास ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और पेटेंट एक्ट के तहत कीमतें नियंत्रण करने की शक्तियां हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल इस महामारी के समय नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? दूसरी लहर से निपटने के लिए दवाइयों और वैक्सीन की स्थिति क्या है? ऐसे में सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर वैक्सीन हमारा मौलिक अधिकार नहीं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा, जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर और प्रोफेसर रहे हैं और मौजूदा समय में शारदा अस्पताल में एडवाइजर हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ जबलपुर से जुड़ेंगे अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता। दोनों से बातचीत होगी, इसी मसले पर विस्तार से जानकारी लेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा जी, आपका बहुत स्वागत है, और एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संकट के बीच देश के जो हालात बने हुए हैं वो भयावह हैं, वो चिंताजनक है, हर कोई यहां पर परेशान है। ऐसे में लगातार हो रही ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी अपने आप में कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। क्या लगता है कि सरकार तमाम तैयारियां वक्त रहते हुए नहीं कर पाई, या फिर कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर इतनी घातक है कि समय ही नहीं दिया? तो ये पूरा हेलो डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, आपसे फिर जुड़ेंगे अनूप राज जी। इस बीच एडवोकेट सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील साहब, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, बीटाडिन एवं फेबिफ्लू जैसी जो महत्वपूर्ण दवाइयां उनकी भी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में निर्यात भी उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि भारी कमी इसकी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में एक बड़ी बहस पेटेंट अधिनियम 1970 को लेकर भी जुड़ी हुई है, जिसके तहत विदेशी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लिया हुआ है और जिसकी वजह से इसका विनिर्माण अब भारत में नहीं हो सकता। ऐसे में इस अधिनियम के संबंध में विस्तार से आसान शब्दों में अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा सके, और साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है और कहां पर चीजें एक वैधानिक पैच के चलते अटक रही है, ये लगातार बड़ा सवाल उठ रहा है। आप मुझे सुन सकते हैं क्या क्लियरली? मैडम, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, बोलिए, कहिए, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी, तो आपने मुझसे रेमडेसिविर का सवाल किया। रेमडेसिविर ड्रग जो है बेसिकली इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है। उसका एक अमेरिकन फर्म है गिलियड साइंसेस, जिसके पास उसका पेटेंट है, इंटरनेशनल पेटेंट है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें और तो इंटरनेशनल पेटेंट का मतलब ये होता है कि एक ट्रिप्स समझौता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ट्रिप्स एक समझौता है जिससे विश्व की सभी देशों ने जिसमें साइन किया है और जो सभी देशों को बंधनकारी है। जी, पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का ड्रग या आविष्कार करती है, मैं कहूंगा आविष्कार, उसमें ड्रग केवल एक तरह की एक कैटेगरी होता है। अगर किसी तरह का आविष्कार होता है तो वह आविष्कार उस कंपनी का होता है, और किसी को भी अगर उस प्रोडक्ट को यूज करना है
तो उसको उस कंपनी से या तो अनुमति लेनी पड़ेगी, या तो उस अनुमति लेने के पश्चात उसको रॉयल्टी या रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, उसको एक शुल्क देना पड़ेगा जी। पेटेंट अरेंजमेंट के अंतर्गत बिना उस कंपनी की अनुमति के कोई भी कंपनी विश्व में अपने हिसाब से उस आविष्कार के द्वारा बनाई गई वस्तु का निर्माण या विनिर्माण पुनः मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती है। तो ये होता है पेटेंट जी। तो दिक्कत रेमडेसिविर में आज ये जा रही है कि जो भी कंपनियां रेमडेसिविर मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, उनको पहले गिलियड साइंसेस जो अमेरिकन कंपनी है उससे अनुमति लेनी पड़ती है जी। गिलियड साइंसेस जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक वो कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, उसका विनिर्माण नहीं कर सकती। उसके पश्चात विनिर्माण के पश्चात गिलियड कंपनी जो बोल रहा हूं, जो रेमडेसिविर की जिसके पास पेटेंट है, जिन शर्तों पर वो अनुमति देगी उसी पे उसका निर्माण किया जा सकता है। तो इससे 3 तरह की डिफिकल्टीज आ रही है। डिफिकल्टी इससे जो सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार इस बात को उठाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासन को इस बारे में निर्णय लेने को तत्काल कहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरर के पास अगर गिलियड साइंसेस की परमिशन नहीं होगी तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता जी। आपको रेमडेसिविर इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो आज की डेट में आपका जो मोस्टली रेमडेसिविर आ रहा है वो इंपोर्ट होके आ रहा है, निर्यात होके आ रहा है, जो कि एक तो गिलियड साइंसेस आपको भेज रहे हैं और एक इजिप्ट की इवा कंपनी है जो आपको भेज रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र शासन को कहा है कि कोरोना जो है एक महामारी है, एक राष्ट्रीय आपदा है, नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो अधिनियम के अंतर्गत धारा 92 अर्थात सेक्शन 92 एवं धारा 100 अर्थात सेक्शन 100 के अंतर्गत केंद्र शासन को विशेष अधिकार देता है कि वो किसी भी कंपनी को परमिशन दे सकती है रेमडेसिविर बनाने का। धारा 92 की बात कर रहा हूं। वो एक लिमिटेड समय के लिए परमिशन होगी जब वो ड्रग बनाया जा सकता है जी। और उस ड्रग को उसी कीमत पे बेचा जाएगा जिस कीमत को सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। आज जैसे रेमडेसिविर की प्राइस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैप कर दी कि इंडिया में 3000 रुपए में बेचा जाएगा, तो उस कंपनी को उसका निर्माण करके 3000 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। तीसरी शर्त उस कंपनी पे लागू होगी कि वह उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती अगर उसको इंडिया में जरूरतों को पूरा करना है मैन्युफैक्चरिंग करके। तो धारा 92 जो है, किसी भी तरह का पेटेंट हो, किसी भी तरह की सुरक्षा उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो, केंद्र शासन को, कंट्रोलर को अर्थात जो कि केंद्र शासन का ही नियुक्त अधिकारी होता है, उसको विशेष अधिकार देता है कि वो किसी भी कंपनी को अनुमति दे सकता है कि वो रेमडेसिविर या कोई भी ड्रग बना सके जी। हम धारा 100 पे आते हैं। धारा 100 जो है, धारा 100 ये कहती है कि अगर केंद्र शासन को ऐसा लगता है, फिर से 2 परिस्थितियां हैं, नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपदा या कोई महामारी जो है जिसका इलाज इंपोर्टेड ड्रग से नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार स्वयं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, केंद्र सरकार स्वयं ने दायित्व ले सकती है कि वह अपनी अंडरटेकिंग के द्वारा उसका मैन्युफैक्चरिंग कराए और उससे रेट निर्धारित करे और मार्केट में खुद ही उस चीज को बेचे, विक्रय करे। धारा 100 के अंतर्गत ऐसा हो सकता है। तीसरा अरेंजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है धारा 84 के अंतर्गत अर्थात सेक्शन 84, सेक्शन 84 के अंतर्गत कोई भी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है कि मैं रेमडेसिविर का निर्माण कर सकती हूँ, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी परिस्थितियों में पेटेंट को शिथिल करके उस निजी कंपनी को यह अनुमति दे सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी शनिवार के दिन आदेश आया देर रात को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा 48 से 52 के मध्य यही डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि आप धारा 84, 92 और 100 के अंतर्गत। ठीक है वकील साहब, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपसे लूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को जानकारी हो। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, पहले उनकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। अनूप राज जी, अगर आप इस वक्त सुन पा रहे हैं तो सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, इन सब के बीच मेडिकल असुविधा से जूझना कई सवाल खड़े करता है, फिर चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो या तमाम महत्वपूर्ण दवाइयां जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कहीं चूक गई या फिर इस दूसरी लहर ने वक्त नहीं दिया? नहीं, मेरे को आपकी जो आवाज आ रही है, मेरे को वो इनकी शरद जी के आवाज ज्यादा आ रही है। शरद जी के यहाँ से स्पीकर अगर आप बंद कराएंगे तब मेरा ख्याल है मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आपने सवाल सुना अनुपराज जी? जी नहीं सुन पा रहा हूँ मैं आपकी आवाज की वजह से, क्योंकि शरद जी के घर की सारी आवाजें मेरे को सुनाई पड़ रही है।
से कृपा करके स्पीकर बंद करवा दीजिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से। तकनीकी खराबी के चलते डॉक्टर साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एडवोकेट जी आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देते हुए कहा है कि जिस तरीके से ये पेटेंट अधिनियम है, जिससे कि कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज डेफिनेटली यहां पर आ रही है, लेकिन अनिवार्य लाइसेंसिंग या फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पर जहां पर अति आवश्यकता हो। ये किस प्रकार का प्रावधान है, इसको लेकर डिटेल में अगर आप समझा पाए, और खासतौर पर इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैंने आपको अभी धारा 92, धारा 84, धारा 100 के बारे में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकती है। जी, हम रेमडेसिविर की एग्जांपल लेते हैं। रेमडेसिविर के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी हलफनामा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कि रेमडेसिविर की जो खपत है डेली बेसिस पे, आज की डेट में रेमडेसिविर की खपत जो है 2.09 लाख वायल अर्थात डोजेज तैयार की जा रही है एज ऑन 28 अप्रैल, जबकि आपको जरूरत है लगभग 4 से 4.5 लाख की। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको बीच का डेफिसिट गैप करना है तो आप इंडियन कंपनीज को परमिशन दीजिए, इंडियन कंपनीज को कंपलसरी लाइसेंसिंग दीजिए। अब इसमें अड़चन क्या आती है, मैं आपको अड़चन बताता हूं जो इसमें वैधानिक पेच फंसता है। इसमें वैधानिक पेच यह फंसता है कि ट्रिप्स समझौता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी बड़े देशों ने किया है 1994 में, जो कि माराकेश मोरक्को में हुआ था। माराकेश मोरक्को में यह कहा गया कि जो आविष्कारक होगा, जो इन्वेंटर होगा, जो किसी चीज का आविष्कार करेगा, जो जिसकी जननी होगा, वह आविष्कार उसी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जी। अगर आविष्कारक की किसी भी आविष्कार की गई वस्तु को अगर कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वह आविष्कारक से पहले अनुमति लेगा और आविष्कारक की अनुमति के पश्चात ही उसको रॉयल्टी या रेम्यूनरेशन देके उसके हिसाब से ही उपयोग करेगा। ठीक है, अब ये तो ट्रिप समझौता हुआ। इसके चलते सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव अगर पड़ा तो सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा ड्रग इंडस्ट्री पे, मतलब दवाओं और वैक्सीन पे। जी। कि जैसे किसी कंपनी ने अमेरिका में, जैसे डेवलप विकसित देश जो थे जहां पे एजुकेशन है, जहां पे पूरी टेक्नोलॉजी है, विकसित देशों में बड़े बड़े आविष्कार होने लगे। बेयर कॉर्पोरेशन, सिप्ला, फाइजर और ऐसी बड़ी बड़ी, या गिलियड जिसकी हम रेमडेसिविर जिसकी कंपनी है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ड्रग्स प्रोड्यूस किए। ड्रग्स प्रोड्यूस करने के बाद इनने कहा कि हम किसी को भी परमिशन देंगे, हमारी परमिशन के बिना कोई भी देश इसका यूज नहीं कर सकता और हमारे हिसाब से हमको रेम्यूनरेशन अर्थात रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जी। 2001 में विकासशील देश अर्थात डेवलपिंग कंट्री एवं अविकसित देश अर्थात अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं, 2001 में दोहा में एक मीटिंग हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें बात हुई कि मेडिसिन, दवा किसी भी मनुष्य की आजीविका के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोहा में एक समझौता हुआ, एक घोषणा पत्र साइन किया गया 3 परिस्थितियों में। जी। 3 परिस्थितियों अर्थात राष्ट्रीय आपदा मतलब नेशनल इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीसरा अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन किसी कंट्री में नहीं कर पाती है अर्थात उसकी फेलियर हो जाती है, उसकी विफलता हो जाती है, ऐसी 3 परिस्थितियों में हर देश के पास अधिकार रहेगा कि वह अपने यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज को, विनिर्माताओं को अनुमति दे सकते हैं विशेष परिस्थितियों में कि वह स्वयं उस ड्रग का, उस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण कर सके। जी, चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, आपके पास लौटूंगी और विस्तार से और भी जानकारी इस पूरे पेटेंट अधिनियम को लेकर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कमी बनी हुई है वो एक सच्चाई है, उसे जुठलाया नहीं जा सकता। ऐसे में क्या इस अनिवार्य लाइसेंसिंग का आधार बना जा सकता है? क्यों केंद्र सरकार इस अनिवार्य लाइसेंसिंग को अपना अमोघ अस्त्र नहीं बना सकती? ये भी लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जंग में वैक्सीन जब तक साथ हमारे नहीं होगी, इस जंग को जीत पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है।
हालांकि फिलहाल वैक्सीनेशन को बड़े स्तर पर, मेगा स्तर पर शुरू कर दिया गया है। अब तमाम 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी बड़ी समस्या जो है वो वैक्सीन की कमी को लेकर बनी हुई है। और यही वजह है कि आज इस खास कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हमने वकील साहब को जोड़ा है जो विस्तार से कानूनी दावपेच क्या है वो समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार कमी क्यों हो रही है और क्यों इतना ज्यादा विकसित होने के बावजूद हमारा देश इस वैक्सीन का निर्माण नहीं कर सकता। हालांकि कई इसके पीछे के पहलू भी हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए अभी जिस तरीके से जानकारी वकील साहब दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही विकट परिस्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है। लगातार सवाल यह बना हुआ है कि जिस तरीके से मेडिकल असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, दवाइयों और इंजेक्शन की कमी हो रही है, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं चूक गई या फिर कोरोना की दूसरी लहर ने वक्त ही नहीं दिया? नहीं, सरकार बिल्कुल चूक गई। हमारे पास सफिशिएंटली 1 साल का समय था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम भाग भाग करके पूरा कर रहे हैं वो हम 1 साल में आराम से पूरा कर सकते थे। हमारे पास पिछले साल भी 75 से 80 हजार आईसीयू बेड थे हिंदुस्तान में। आज भी वही 75 से 80 हजार आईसीयू बेड हैं। और जबकि स्थिति यह है देश में कि आज एक मरीज जो आईसीयू में भर्ती हम करते हैं उसको कम से कम 10 दिन रहना पड़ता है। इसका मतलब हमको कम से कम 8 लाख आईसीयू बेड की आवश्यकता है आज की तारीख में जी। और इस 8 लाख आईसीयू को मैनेज करने के लिए हमको कम से कम 1.5 से 2 लाख नर्सें और कम से कम 2 लाख और जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की आवश्यकता है। ये सब हम लोगों को पहले ही व्यवस्था करके रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन अब जब इन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं और जब परिस्थितियां और भी ज्यादा यहाँ से मुश्किलात वाली होने वाली हैं, क्या लगता है और हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस प्रकार से आने वाले समय में मैनेजमेंट हो सकता है, खासतौर पर व्यक्तिगत स्तर पर? देखिए, हम लोग काय का मैनेजमेंट कर सकते हैं, पलंग की हम व्यवस्था कर सकते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं और दवाइयों की व्यवस्था कर सकते हैं। जो डॉक्टर का प्रोडक्ट निकलता है उसको तो कम से कम 10 साल में एक डॉक्टर तैयार होता है। फिर भी हमारी सरकार ने जो एक नया स्टेप लिया है कि एमबीबीएस फाइनल के बच्चों को एज ए डॉक्टर यूज किया जाए, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसी तरीके से इनको एक और स्टेप लेना चाहिए। जो नर्सिंग कैंडिडेट्स रोज हर साल हमारे यहाँ लगभग 1,70,000 से 2 लाख नर्सिंग कैंडिडेट्स निकलते हैं, नर्सेज निकलती हैं, इनको भी बिना एग्जाम के परमिशन दे देनी चाहिए जो फाइनल ईयर की हैं कि वो आके नर्सिंग केयर करें। और जैसे अभी नीट के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, लगभग 2 लाख बच्चे हर साल नीट में बैठते हैं और लगभग 35,000 से 40,000 पास होते हैं। बाकी दोबारा फिर अपने जॉब्स ढूंढते हैं और काम करते हैं। एक हमारे यहाँ सिंगल एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला जा सकता है कि जो बच्चे नीट में इस बार बैठ रहे हैं और जो काम करेंगे हम उसको अगले साल नीट में प्रेफरेंस दे करके उनको पोस्ट ग्रेजुएशन की परमिशन दे देंगे। इस तरीके से मेरे को लगता है कि हम नर्सेज और डॉक्टर्स की कमी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैनेजमेंट पर अभी से ध्यान दिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, खबरें इस प्रकार की भी सामने आ रही हैं कि ये तो दूसरी लहर है, आने वाले समय में तीसरी लहर भी बहुत जल्द सामने आएगी। ऐसे में आज के समय से सबक लेकर आने वाले समय में क्या कुछ वो तैयारियां हैं जो अभी से हमें कर लेनी चाहिए? देखिए, आने वाले लहर में मुझे पूरी उम्मीद आएगी, क्योंकि मेरा विषय हमेशा नाक कान गले का ही, मैं प्रोफेसर हूँ, नाक कान गले में ही मेरा जीवन निकला है। ये अगर आप देखिए, पोलन ग्रेन माइग्रेशन हमेशा मार्च और अक्टूबर में होता है, तो उस टाइम बहुत सारी एलर्जीज आती हैं। अगर हम हमारी हिंदू मैथोलॉजी को भी देखें तो माता की पूजा हमेशा हम लोग माता के लिए, माता निकलने वाली है, माता निकलने वाली है, बुजुर्ग लोग हमारे कहते थे, वो हमेशा मार्च और अक्टूबर में होता था। और देखिए, हमारे देश में पिछली बार भी मार्च में लहर आई थी, फिर अक्टूबर में लहर आई है। इस बार भी होली देर से आई है, तो हमारे यहाँ लहर फिर होली के संग देर से लहर आई है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अक्टूबर में फिर लहर आएगी, तो हमको उसके लिए और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि हमारी जैसी समाज सेवाएं, सिविक संस्थाएं काफ़ी उठ करके बाहर आ रही हैं। इवन जैसे कि हमारी माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन है, जिसका कि मैं अध्यक्ष हूँ, उससे हमने भी अभी आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया है और पूरे मध्य प्रदेश गुना अंचल में करीब 500 पलंग का हमने इंतजाम किया। परंतु आने वाले समय के लिए केवल आइसोलेशन की बजाय इनको हमको क्वारंटाइन यूनिट या माइल्ड ट्रीटमेंट यूनिट्स बना देना चाहिए। जी
बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी के समय से हम सबक लें और आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, जिससे कि इस तरीके की भयावह परिस्थितियां ना देखने को मिले। सिद्धार्थ जी, आपका रुख करना चाहूंगी। वैक्सीन को लेकर हम डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं, खासतौर पर कानूनी दावपेच को लेकर। क्या लगता है कि केंद्र सरकार इस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? और जो अधिनियम आपने जिसका जिक्र किया, पेटेंट अधिनियम 1970, जिसको लेकर विदेशी कंपनियों ने पहली अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ले रखा है वैक्सीन को लेकर, ऐसे में निर्यात और उत्पादन उतना नहीं हो रहा है वैक्सीन का जितना कि प्रतिदिन हमें आवश्यकता है। इस पेटेंट अधिनियम के तहत जो अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान है, उसका अधिकार को इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय में क्या कुछ किया जा सकता है? और केंद्र सरकार अगर इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कौन कौन से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसका पालन करना चाहिए? मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं कि आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप किसी को भी कंपलसरी लाइसेंस वैक्सीन का अगर दें और वो वैक्सीन बना पाए। मैं अभी तक जो आपसे बात कर रहा था, मैं ड्रग्स की बात कर रहा था, दोनों में फर्क है जी। हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो हम रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, हम फेविफ्लू की बात कर रहे हैं, हम टोसिलिजुमैब की बात कर रहे हैं। वैक्सीन का आज की परिस्थिति में जब आप सेकंड पीक वेव पे बैठे हुए हैं, तब वैक्सीन का आप किसी को अनुमति भी देंगे तो वो 6 महीने से पहले नहीं बना पाएगा। मैं आपको कारण बताता हूँ जी। क्योंकि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर उसको मीट करना है तो उसको ह्यूमन ट्रायल करना पड़ेगा जी। ह्यूमन ट्रायल आप अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को आप अनुमति देते हैं तो वह संभव ही नहीं है कि वह इस पीक वेव में जून जुलाई तक कर सके। तो समाधान क्या है? समाधान ये है, जो इसमें 2 चीजें हैं। आप समझिए, वैक्सीन का इशू अवेलेबिलिटी का नहीं है उतना जितना कि प्राइसिंग का है। इशू अवेलेबिलिटी का ड्रग्स का है, उपलब्धता का डिस्प्यूट ड्रग्स का चल रहा है जितना वैक्सीन का नहीं है। वैक्सीन का इशू ये चल रहा है कि गवर्नमेंट को अब इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करना पड़ेगा। वैक्सीन में जो इशू चल रहा है वो प्राइसिंग का चल रहा है। तो उसमें केंद्र शासन जो है 3 तरह से, 3 रूट से, 3 तरीकों से अपना पावर, विशेष अधिकार इस्तेमाल कर सकती है जी। एक एक्ट होता है, आपने सुना होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जी। उसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने लगभग 3 दशक से ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बना रखा है जी, डीपीसीओ। उसके अंतर्गत केंद्र शासन अथवा राज्य शासन को इनहेरेंट पावर है, विशेष अधिकार है कि वह किसी भी ड्रग का, किसी भी वैक्सीन का, किसी भी दवा का अपर कैप डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ जी ये भी समझना होगा, जैसे कि आप जिक्र करें कि एक लंबा समय लगता है और यही वजह है कि उत्पादन उतनी मात्रा में फिलहाल तो नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरीके से कोरोना काल में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो मददगार साबित हो सकती है, जिस तरीके के मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया सेवा मिशन द्वारा किया जा रहा है। कि आने वाले समय में भी इस तरीके से अगर ये तमाम जो संस्थाएं आगे आती है तो ये लाभदायक हो सकती है? खुद ने लगभग 500 पलंग की व्यवस्था करी हुई है माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर। और ये 500 पलंग का में हम सब मरीजों को माइल्ड कोविड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको खाना भी दिया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है इनका, और समस्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। आने वाले समय में ये हम कर सकते हैं कि अगर हमको लगता है, लग ही रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में वेव फिर आएगी, उसके पहले अगर हम ऑक्सीजन की थोड़ी सी व्यवस्था और करवा दें इन समस्त सेंटरों में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में गाँव का मरीज ज़्यादा आएगा। शहरों में तो सब आ चुका है, जो अभी गांव में मरीज फैल रहा है, वो गांव का मरीज, जब वो गांव का मरीज चल के शहर में आएगा और उसको पलंग नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? तो उस समय की व्यवस्था के लिए हमको पलंगों की व्यवस्था रखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी। डॉक्टर साहब की डॉक्टर्स के साथ साथ, अस्पतालों के साथ साथ, सरकारों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी आगे आए और अपने कर्तव्य को कम से कम इस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत है उसे निभाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा जी, आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से जानकारी आपने इस पूरी महामारी को लेकर दर्शकों तक पहुंचाई। इसके अलावा एडवोकेट सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, कानूनी दावपेचों को आपने आसान शब्दों में समझाया। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।